हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठ्य पुस्तक 8 में। आज हम लोग अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि है पुस्तकालय। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अध्ययन से पूर्व हम देख रहे हैं, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, जो कि चित्र है एक पुस्तकालय का। पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें होती हैं, जो हम लोग जाकर के वहां पर पढ़ते हैं और उससे ज्ञान अर्जित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक शिक्षिका उपरोक्त चित्र के आधार पर बच्चों से यह टिप्पणी करवाएं कि एक अच्छा पुस्तकालय कैसा होना चाहिए। तो बच्चों, इसमें पूछा गया है कि एक पुस्तकालय कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं। एक पुस्तकालय जो होता है वह हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, उसमें सभी प्रकार की किताबें होनी चाहिए। सभी प्रकार की किताबें मतलब कि उसमें हमें सभी विषय की किताबें रखनी चाहिए। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, लड़की है, लड़का है, ये मैम है जो कि पुस्तक हमें दे रही है, और ये सब यहाँ पर बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेख का मूल तत्व। पुस्तकों के माध्यम से हमें ज्ञान में वृद्धि करते रहना चाहिए। इससे हमें यह पता चलता है कि पुस्तक के माध्यम से हमारे जो ज्ञान है वो हमेशा बढ़ता रहता है, इसलिए हमें पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये है एक पुस्तकालय, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पुस्तकालय को पुस्तकों का घर कहते हैं। प्रायः प्रत्येक विद्यालय या छात्रावास में एक पुस्तकालय होता है। यह वह स्थान होता है जहाँ पर विषय के अनुरूप पुस्तकों का चयन और संग्रह किया जाता है। पुस्तकालय की पुस्तकों को करीने से रैक में सुरक्षित रखा जाता है। उन सारी पुस्तकों की विषय के अनुसार ही सूचियां बनाई जाती हैं और उन्हें किसी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उस रजिस्टर से ही पता चलता है कि कौन सी पुस्तक किस रैक में किस नंबर पर रखी है। ठीक है बच्चों, हमने ये पढ़ा और अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि पुस्तकालय पुस्तकों का घर होता है। यानी कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं, वैसे ही पुस्तकों का भी एक घर होता है। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होता है, या फिर छात्रावास में जहाँ पर छात्र रहते हैं वहां पर एक पुस्तकालय की व्यवस्था होती है, जिससे कि वो अपना अध्ययन करते हैं उन पुस्तकों के माध्यम से। ठीक है, तो बच्चों, पुस्तकालय में जो हमें पुस्तकें मिलती हैं वो सभी एक सुरक्षित स्थान पर रखी जाती हैं, जिसके लिए एक रैक बनाया जाता है जिसमें वह सुरक्षित रखा जाता है, और उनकी सूचियां भी बनाई जाती हैं। सूची बनाई जाती है और एक रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसमें वो लिखा होता है कि इसमें कौन सी पुस्तक है, कौन से नंबर पर है, उसकी संख्या क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों के लेन देन और पुस्तकालय की देखभाल के लिए एक या दो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें पुस्तकालयाध्यक्ष या लाइब्रेरियन कहा जाता है। उनकी सहायता के लिए एक दो कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जो पुस्तकें निकाल कर देने में सहायता करते हैं और पुस्तक को वापस सही स्थान पर रखते हैं। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। पुस्तकों से हमारा ज्ञानवर्धन होता है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों यथा कला, विज्ञान, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, आयुर्वेद और कथा कहानियों आदि की पुस्तकें संग्रहित की जाती हैं। तो बच्चों, इसमें हम आगे देख रहे हैं कि पुस्तकालय जो होता है वो पुस्तकों की लेन देन और उसकी देखभाल के लिए भी होता है। पुस्तकों की लेन देन और पुस्तकालय की देखभाल के लिए एक या दो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, जो पुस्तकें होती है उनकी देखभाल के लिए भी कुछ व्यक्ति वहां पर नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें हम पुस्तकालयाध्यक्ष या लाइब्रेरियन कहते हैं। ठीक है, और उनकी सहायता के लिए एक या दो कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जो कि हमें पुस्तकें निकाल कर देते हैं और उन्हें रखने में सहायता करते हैं। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। कहा जाता है कि मनुष्य से ज्यादा अगर हम पुस्तकों से मित्रता करेंगे तो वो हमें ज्यादा लाभकारी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें कहा जाता है कि पुस्तकों को अपना मित्र बनाइए। पुस्तकों से हमारा ज्ञान वर्धन होता है। पुस्तक को जब हम अपना मित्र बनाएंगे तो वो हमारे लिए उपयोगी होगा, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों
यथा कला, विज्ञान, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, इतिहास, भूगोल। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार के विषय की किताबें रखी होती हैं, जैसे कला हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक हो गया और धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, भूगोल, आयुर्वेद तथा कहानी की पुस्तकें वहां पर संग्रहित करके रखी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालयों को 3 प्रकार से बताया गया है। प्रथम प्रकार के निजी पुस्तकालय होते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी रुचि होती है उसी अनुसार पुस्तकों का संग्रह करता है। द्वितीय प्रकार के पुस्तकालय सार्वजनिक होते हैं, जिनमें समाज के संपूर्ण वर्ग के लिए पुस्तकों का संग्रहण किया जाता है। तृतीय प्रकार का पुस्तकालय संस्थागत या वर्ग विशेष के लिए होता है। यहाँ पर पुस्तकालय को 3 भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार को निजी पुस्तकालय कहते हैं, जैसे हम अपने घर में एक पुस्तकालय बना लें और हम स्वयं के लिए उसका प्रयोग करें, उसे हम निजी पुस्तकालय कहते हैं। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय को हम सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं, जिस प्रकार से कि हम कहीं पे जाते हैं और वहाँ के पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे विभिन्न लोग आते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, उसे हम सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। और तृतीय प्रकार का जो पुस्तकालय होता है वो किसी विशेष वर्ग के लिए होता है, जैसे जो हमारे अध्ययनकर्ता होते हैं या फिर निरीक्षणकर्ता होते हैं, वो जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनके लिए कुछ अलग से विशेष प्रकार के पुस्तकालय भी बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी पुस्तकालय व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय पर जनता या सरकार का स्वामित्व होता है। निजी पुस्तकालय के स्वामित्व का यह अधिकार होता है कि वह अपनी पुस्तकें किसी को दे या न दे, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय में से कोई भी व्यक्ति पुस्तकालय के नियमों के अनुसार पुस्तकालय का सदस्य बनकर पुस्तकें प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग करके उसे वापस कर सकता है। यहाँ पर पहले प्रकार के जो हमारा निजी पुस्तकालय है उसके बारे में बताया गया कि वो हमारी निजी संपत्ति होती है। इसका मतलब यह है कि वो हमारा अपना होता है, हम चाहे वो पुस्तकें किसी को दें या ना दें, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है वो सभी के लिए होता है, वो चाहे तो कोई भी उसे आकर ले सकता है और कोई भी दे सकता है। इस प्रकार के पुस्तकालय को हम सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं, वो सरकार की संपत्ति होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्कूल में स्थापित पुस्तकालय यद्यपि स्कूल की निजी संपत्ति होते हैं, किंतु सभी छात्र छात्राएं और आसपास रहने वाले व्यक्ति भी उस पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे पुस्तकालयों को संस्थागत पुस्तकालय भी कहा जा सकता है। ये उनकी निजी संपत्ति होते हैं। विभिन्न संस्थाएं भी पुस्तकालय स्थापित करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में भी हमारे एक पुस्तकालय होता है, जिसमें छात्र छात्राएं अपना वहां पे जा करके उस पुस्तक को लेकर के पढ़ सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं, वहां पे बाहर के लोग भी आते हैं और उन पुस्तकों को लेकर के पढ़ सकते हैं। इसलिए उसे हम सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में भी एक तरह से जान सकते हैं, जबकि वह विद्यालय की एक निजी संपत्ति होती है। इसी प्रकार से अन्य संस्थाएं भी अपने लिए एक पुस्तकालय का निर्माण करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालय जो सार्वजनिक होते हैं, वहां सामान्य आम जनजीवन से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं को भी मंगाया जाता है, जिनका अध्ययन पुस्तकालय में बैठकर शांति के साथ किया जाता है। जो द्वितीय प्रकार की हमारी पुस्तकालय होती है वह सभी के लिए होती है। इसमें सभी प्रकार की पत्र पत्रिकाएं भी होती हैं जिन्हें मंगाया जाता है और पुस्तकालय में शांति पूर्वक बैठ के पढ़ा जाता है। पुस्तकालय में हम शोर शराबा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के पुस्तकालय में बिना रोक टोक या भेदभाव के कोई भी आ जा सकता है। हालांकि उन लोगों को वहाँ की मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। जो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय होता है वहाँ पर सभी प्रकार के लोग आ जा सकते हैं और वहाँ पे कोई हमें रोकता भी नहीं है कि हाँ भाई हम जा रहे हैं तो हमें कोई रोके। लेकिन वहाँ की मर्यादा का हमें ख्याल रखना होता है कि हाँ यहाँ पर ऐसे रहना है, ऐसे पढ़ना है, ये नहीं कि आप जाकर के वहाँ पे शोर शराबा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पुस्तकालयों से सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे व्यक्ति या वे छात्र जो महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकते या संग्रह करने में असमर्थ, पुस्तकालयों से पुस्तकें लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप ये पुस्तकालय है
पुस्तकालय में जाकर के हम जो पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं वो हम वहां पर जाकर के लेकर के उसका अध्ययन कर सकते हैं। केवल इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि पुस्तकों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जाए, उस पर कुछ लिखे नहीं, उसके किसी पृष्ठ या तस्वीर को फाड़े नहीं और उसे छुपाकर चोरी से घर न ले जाएं। पुस्तकें सार्वजनिक संपत्ति होती हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इन पुस्तकालयों के माध्यम से हम अपने देश की ही नहीं अपितु देश विदेश की संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। ये पुस्तकालय ज्ञान का संचित कोष अपने भीतर समेटे रहते हैं। ये राष्ट्र की धरोहर होते हैं और राष्ट्र की इस धरोहर का उपयोग करने तथा इसे सुरक्षित रखने का सभी को अधिकार होता है। सुरक्षित रखने का सभी को अधिकार है। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में हम जानेंगे। जो पुस्तकालय होता है उनकी पुस्तकों को यदि हम ले जाएं तो हम उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाए, यानी कि उसको हम नुकसान न पहुंचाएं। जैसे कि उसमें से कोई चित्र हम लोग न छुपाएं या फाड़ देते हैं, उसे निकाल लेते हैं या लिख देते हैं उस पर, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति होती है और उसकी सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य होता है। बच्चों, हम पुस्तकालय के माध्यम से सिर्फ अपने देश का ही नहीं विदेश की संस्कृति को भी जान सकते हैं। इस प्रकार से हमें पुस्तकालय को सुरक्षित रखना चाहिए और इससे सुरक्षित रखकर हम सभी प्रकार की अपनी धरोहरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पुस्तकालय के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की तरफ। ठीक है, छात्रावास। छात्रावास का मतलब होता है ऐसी इमारत जिसमें विद्यार्थी रहते हैं, यानी कि जहाँ जो हमारा देखते हैं कि स्कूल में बहुत सारे छात्रावास बने होते हैं जहाँ पर छात्र आकर रहते हैं। दूसरा, कर्मचारी, वेतन पर काम करने वाला, यानी कि जो वेतन पर काम करता हो। संपत्ति, धन दौलत। संग्रहण, संग्रहण मतलब एकत्रित या इकट्ठा करना। मर्यादा, मर्यादा का मतलब होता है सीमा। सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सबके लिए उपयुक्त। धरोहर, धरोहर का मतलब होता है अमानत। कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब होता है करने योग्य कार्य। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षण संकेत। पुस्तकालय सामाजिक तथा मानसिक क्रियाओं की अभिवृद्धि का स्थान होता है। पुस्तकालय जाने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब जो हमने पढ़ा है उसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, पुस्तकालय को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो बच्चों बताइए तो पुस्तकालय को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पुस्तकालय को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, निजी पुस्तकालय। निजी पुस्तकालय और दूसरा हमारा हो गया सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक। तीसरा हमारा हो गया संस्थागत पुस्तकालय। ठीक है बच्चों, ये हमारे 3 प्रकार के पुस्तकालय हो गए। अब दूसरा, ख, मानव का पुस्तकों से क्या संबंध है? तो बताइए तो मानव का पुस्तकों से क्या संबंध है? मानव का पुस्तकों से बहुत ही गहरा संबंध है क्योंकि उससे हमें सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। ठीक है, मानव का पुस्तकों से गहरा संबंध है। मानव का पुस्तकों से गहरा संबंध है और वह संबंध इसलिए है क्योंकि पुस्तकों से हमें हमारे बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे विवेक के बारे में, यह सभी जानकारियां हमें पुस्तकों से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ग,
सार्वजनिक पुस्तकालय किसकी संपत्ति होती है? दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय किसकी संपत्ति होती है? बताइए तो। सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है वह जनता की संपत्ति होती है, जनता या सरकार की संपत्ति होती है, या सरकार की संपत्ति होती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों के संग्रहण के स्थान को क्या कहते हैं? पुस्तकों के संग्रहण के स्थान को पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अंग, पुस्तकालय की देखरेख कौन करता है? तो जरा बताइए तो, पुस्तकालय की देखरेख कौन करता है? पुस्तकालय की देखरेख जो करता है उसे हम कहते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। जरा लिखिए, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए तो हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। क, पुस्तकों का संग्रहण पुस्तकालय में किस प्रकार से होता है? तो बताइए तो, पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय में किस प्रकार से होता है? तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा है कि पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय में रैक बनाकर एवं सूचियां बनाकर किया जाता है। तो चलिए इसे लिखते हैं, रैक बनाकर और सूचियां बनाकर। रैक और सूचियां बनाकर हम पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह करते हैं। ख, पुस्तकालयों के द्वारा हमें किस प्रकार के लाभ होते हैं? लिखिए। ठीक है, तो बताइए, पुस्तकालयों से हमें किस प्रकार के लाभ होते हैं? पुस्तकालयों से हमें बहुत से लाभ होते हैं। यदि हम कोई पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं तो वह हम पुस्तकालय में जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लिखते हैं। यदि कोई छात्र पुस्तक नहीं खरीद सकता तो वह पुस्तकालय में जा सकता है। इस प्रकार से वह जाकर के पुस्तकालय में अपने ज्ञान को अर्जित कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ग, तृतीय श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालयों में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, बताइए, तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालयों में क्या अंतर है? तो बच्चों, तृतीय श्रेणी का जो हमारा पुस्तकालय होता है वह संस्थागत होता है, जबकि हमारा द्वितीय श्रेणी का जो पुस्तकालय होता है वह सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक, इसका मतलब इस पर जनता और सरकार का अधिकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, निजी पुस्तकालय से आपका क्या तात्पर्य है? लिखिए। ठीक है बच्चों, तो बताइए, निजी पुस्तकालय से आपका क्या तात्पर्य है? निजी पुस्तकालय से हमारा तात्पर्य जो कि हमारी निजी संपत्ति होती है, जो पुस्तकालय होता है हमारा वह हमारी निजी संपत्ति होती है। तो चलिए इसे हम लिखते हैं।
निजी संपत्ति होती है, ठीक है, जिसमें हम अपने मन के हिसाब से, अपने मनपसंद के हिसाब से अपनी किताबें अपनी पुस्तकालय में रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क, पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बताइए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दर्शाए गए हैं। पहला, पुस्तकों का घर, पुस्तक रखने का स्थान, पुस्तक बिक्री का स्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ होगा पुस्तक रखने का स्थान। ये हमारा सही विकल्प है। हाँ, सार्वजनिक पुस्तकालय पर किसका स्वामित्व होता है, बताइए। इसके लिए भी हमारे पास 4 विकल्प हैं। व्यक्ति विशेष का, सरकार और जनता का, पुस्तकालय अध्यापक का, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी पढ़ा था कि सार्वजनिक पुस्तकालय जो होते हैं वह सरकार और जनता की संपत्ति होते हैं। तो हमारा ये सही हो गया। अब आते हैं ग, पुस्तकों का संग्रहण कहाँ होता है। इसके लिए भी हमारे पास विकल्प है। घर में, पुस्तकालय में, अलमारी में, देवालय में। तो बताइए तो पुस्तकों का संग्रह कहाँ पर होता है। पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय में होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाह, पुस्तकालय में किसको संरक्षित करके रखा जाता है। तो बताइए पुस्तकालय में किसे संरक्षित करके रखा जाता है। धन को, ज्ञान को, पैसों को, या फिर पूंजी को। तो हमने अभी पढ़ा है कि पुस्तकालय में हम ज्ञान को संरक्षित करके रख सकते हैं। ये हमारा सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 पर, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे ये वाक्य दिए हुए हैं और हमें इसकी पूर्ति करना है, जो कि खाली स्थान है इसमें हमें भरना है। तो प्रायः प्रत्येक विद्यालय या छात्रावास में ये खाली स्थान है होता है। बताइए क्या होता है। तो एक पुस्तकालय होता है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पुस्तकालय। ठीक है। ख, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी होती हैं। यहाँ पर खाली स्थान, बताइए क्या भरेंगे। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। क्या होती हैं, मित्र होती हैं। पुस्तकालय, यहाँ पर खाली स्थान है, प्रकार के होते हैं। पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, बताइए पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। 3, घ, सार्वजनिक पुस्तकालयों में बिना, उसके बाद खाली स्थान है कि कोई व्यक्ति आ जा सकता है। तो बताइए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे। तो सार्वजनिक पुस्तकालय में बिना रोक टोक के, रोक टोक, बिना रोक टोक के कोई भी व्यक्ति आ और जा सकता है। अंग, पुस्तकें सार्वजनिक होती हैं। तो बताइए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे। बच्चों पुस्तकें सार्वजनिक संपत्ति होती हैं। ठीक है, पुस्तकें जो होती हैं वो सार्वजनिक संपत्ति होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, अध्याय में प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग से वाक्य निर्मित कीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग इसका एक शब्द बनाते हैं। ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक का हम लोग एक शब्द बनाते हैं। पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती हैं। ज्ञानवर्धक होती हैं। ठीक है। ख, शांति, शांति का हम लोग एक वाक्य बनाएंगे। ठीक है, शांति का वाक्य क्या होगा। पुस्तकालय में
पुस्तकालय में शांति से पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ग, संपत्ति। संपत्ति से हम लोग एक वाक्य बनाते हैं जो कि हमारे अध्याय में दिया हुआ था कि पुस्तकालय सार्वजनिक संपत्ति होती है। पुस्तकालय सार्वजनिक संपत्ति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। घ, पुस्तकालय। पुस्तकालय से हम लोग एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, सभी विद्यालय में एक पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अंग, ज्ञान। अब हम लोग ज्ञान से एक वाक्य बनाएंगे, तो उसका वाक्य होगा पुस्तकों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, संस्थागत पुस्तकालय निजी भी होते हैं और सार्वजनिक भी, ऐसा क्यों? सोच समझकर बताइए। पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची मित्र होती हैं, कैसे? तो बच्चों बताइए कि पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची मित्र होती है कि नहीं, और जो पुस्तकालय होता है वह संस्थागत होता है और निजी भी होता है, इसलिए हम पुस्तकालय से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो पुस्तकालय होता है वो 3 प्रकार का होता है, निजी, सार्वजनिक और संस्थागत। ठीक है बच्चों, इस पर आप स्वयं से विचार करिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हमारे पास ये शब्द दिए गए हैं, इसका हमें विलोम लिखना है। ठीक है, क, संग्रह। संग्रह का विलोम क्या होगा बताइए तो बच्चों। संग्रह का विलोम होगा अपरिग्रह। अपरिग्रह। ठीक है। ख, मित्र। मित्र का विलोम क्या होगा? मित्र का विलोम होगा शत्रु। ठीक है बच्चों। ग, रुचि। रुचि का विलोम होगा अरुचि। अरुचि जिसका मतलब होता है कि जिसमें हमें रुचि ना हो। घ, सार्वजनिक। सार्वजनिक का विलोम क्या होगा? निजी। निजी जो हमारा स्वयं का होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अंग, नियुक्ति। नियुक्ति का विलोम क्या होगा जरा बताइए तो। नियुक्ति का विलोम होगा बर्खास्त। बर्खास्त यानी कि किसी को निकाल देना। च, महंगी। महंगी का विलोम तो आप सब बता ही सकते हैं। महंगी का विलोम होता है सस्ती।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 6 संचित। संचित का विलोम क्या होता है बताइए तो। बच्चों संचित का जो होता है विलोम वह होता है वितरित। वितरित। आगे चलते हैं। ज समर्थ। समर्थ का विलोम क्या होगा असमर्थ। असमर्थ मतलब जो हम किसी काम करने में समर्थ ना हो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न 8 दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो चलिए करते हैं। क यहाँ पर लिखा हुआ है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर विराम चिन्ह हमें लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये। तो बच्चों ये हमारा जो चिन्ह है वह अल्प विराम का है और यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम। इसका मतलब यहाँ हमें ये अल्प विराम और ये पूर्ण विराम, ये हमें यहाँ पर चिन्ह लगाना था। ख वह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा और यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आगे। ग स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो हाँ, स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, लेकिन इसमें आगे चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये पूर्ण विराम और यहाँ पर भी हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया। घ मानव शरीर में रक्त कणों का क्या काम है। अब यहाँ पर बताइए क्या विराम चिन्ह लगेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे चलते हैं। अंगर बीजक कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, तो जब हम किसी कवि द्वारा उनके रचना के बारे में जानते हैं तो हम उसे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा उद्धरण चिन्ह हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये पूर्ण विराम हो गया। आइए हम इसे बताते हैं, ऐसे और ऐसे, ये हो गया पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। प्रश्न 9 दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका पर्यायवाची हमें लिखना है। चलिए लिखते हैं। कर्मचारी, इसका हमें 3 पर्यायवाची लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं। तो कर्मचारी का क्या होगा बताइए तो। कर्मचारी का होगा काम करने वाला। काम करने वाला। दूसरा क्या होगा कार्यकर्ता। कार्यकर्ता। और तीसरा हमारे विलोम क्या होगा कामगार। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया 3 पर्यायवाची। अब आते हैं दूसरे पे। ख नितांत। नितांत का पर्यायवाची क्या होगा जरा बताइए तो। नितांत का पर्यायवाची लिखते हैं। नितांत का पर्यायवाची होगा एकदम। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या होगा अत्यधिक। अत्यधिक। तीसरा होगा हमारा अत्यंत। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ग संस्था। संस्था का पर्यायवाची क्या होगा जरा सोच कर मुझे बताइए तो। चलिए संस्था का पर्यायवाची लिखते हैं। संस्था का पर्यायवाची होगा संस्थान। दूसरा एसोसिएशन। एसोसिएशन। और तीसरा हमारा क्या होगा अधिष्ठान। अधिष्ठान।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। घ, संस्कृति। संस्कृति का विलोम क्या होगा, हमें बताइए यार। तो संस्कृति का जो हमारा पर्यायवाची होगा वह होगा तहजीब। तहजीब। दूसरा हमारा क्या होगा, सभ्यता। ठीक है बच्चों, और तीसरा हमारा क्या होगा, और तीसरा हमारा होगा संस्कार। संस्कार। ये हमारे 3 हो गए पर्यायवाची संस्कृति के। अब हम लोग आगे चलते हैं। अंग। कोप। कोप का पर्यायवाची क्या होगा, आप सब बताइए मुझे। ये बच्चों, हम लोग कोप का पर्यायवाची देखते हैं। कोप का पर्यायवाची होगा रोष। रोष, ये रोष हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, क्रोध हो गया। और तीसरा हमारा हो गया गुस्सा। जब हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं या फिर किसी चीज के लिए गुस्सा हो जाते हैं उसे ही हम कोप कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। ठीक है, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 10, पुस्तकालय राष्ट्र की धरोहर होते हैं, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों बताइए, पुस्तकालय हमारे राष्ट्र की धरोहर होते हैं कि नहीं। इस बात पे आप लोग अपनी कक्षा में विचार करिएगा और इसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 11, आपके स्कूल के पुस्तकालय में किन कवियों की रचनाओं का संग्रह सूची बनाकर कक्षा में चर्चा कीजिए। बच्चों, इसमें कहा गया है कि आपके स्कूल में जो पुस्तकालय है वहां पर किन किन कवियों की रचनाओं का संग्रह किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। आप जाकर के वहां देखिएगा कि वहां पर किन किन कवियों की कौन कौन सी पुस्तकें रखी हुई है और इसके बारे में आपको लिखना है और चर्चा करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, प्रश्न 12, दिए गए पुस्तकालयों को पहचान करके बताइए कि ये सभी कहाँ स्थित है। तो चलिए बच्चों, आप लोग अपना दिमाग लगाइए और बताइए ये जो नाम दिए हुए हैं ये सब कहाँ पर स्थित हैं। ये आपको स्वयं से करना है। ठीक है, स्टेट लाइब्रेरी ऑफ विक्टोरिया ये कहाँ है, आप लोग खुद से ये देख करके करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल एवं मूल्यपरक प्रश्न। लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रश्न 13, पुस्तकें मानव के आध्यात्मिक जीवन का आधार होती हैं, क्या आप इससे सहमत हैं, अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। तो बताइए बच्चों, क्या पुस्तकें मानव जीवन का आधार होती हैं। तो हाँ, बिल्कुल होती हैं। पुस्तकें मानव जीवन का आधार होती हैं। पुस्तकों के द्वारा हमें हमारे इतिहास के बारे में, जीवन के मूल्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसे आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे उसे आप अपने शब्दों में व्यक्त करिएगा। तो ये बच्चों, आज हमने पुस्तकालय के लेख के बारे में पढ़ा और जाना। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे आपसे नए कहानी या फिर किसी कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।